नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम इस सीरीज़ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का पेपर आता है उसकी वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस। समाकलन। ठीक है, वैसे आप लोगों ने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा। अब हम इसे एकदम ज़ीरो से शुरू करके आगे तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, इंटीग्रल कैलकुलस का काफ़ी सारा पोर्शन हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में है। उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन से में से कितने लेवल का, सेकंड ग्रेड में थोड़ा कम लेवल का, फर्स्ट ग्रेड में थोड़े ज़्यादा लेवल का पेपर आता है, तो क्वेश्चन उस हिसाब से अटैम्प्ट करना है। लेकिन हम अगर थोड़ा एक ऊपर लेवल से ही शुरू करें पढ़ना ही, ठीक है, और हम तैयारी ऊपर लेवल की करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों कवर हो जाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास मेन दो टॉपिक है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में दो टॉपिक हैं। सबसे पहले तो हम इंटीग्रल्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रल्स कैसे फाइंड करते हैं। दो टाइप के इंटीग्रल्स हम सीखेंगे, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रल्स, या जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित और निश्चित समाकलन। ठीक है, तो हम अनिश्चित और निश्चित दोनों इंटीग्रल्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस का एक पोर्शन आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, इसके हम दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मतलब ये काम कहाँ आ रहा है, हमारे काम आएगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने की, हिंदी में बोलें तो क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र का क्षेत्रफल निकालने की। और इसका एक दूसरा यूज़ है, वो भी हमारे सिलेबस में है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर हिंदी में बोलें तो अवकल समीकरण। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। उसके दो पार्ट हैं, एक जिसमें हम इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, एक उसका यूज़ करेंगे। तो ये चारों टॉपिक हम पहले करेंगे। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, उसमें भी सबसे पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, जिसे आप नॉर्मली समाकलन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे तो बता दूंगा। फिर हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर्व या वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल निकालना वो कैसे निकालते हैं, हेल्प ऑफ इंटीग्रल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में इंटीग्रल्स बहुत काम आते हैं, तो हम वो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, फिर डेफिनाइट इंटीग्रल्स, फिर उनका एरिया निकालना, किसी भी कर्व का इंटीग्रल की हेल्प से एरिया निकालना, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में उनको यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना। ठीक है, तो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स से। ठीक है, जिसे हिंदी में अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। समाकलन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का पहले से होना चाहिए। ठीक है, उसमें बेनिफिट क्या है कि जब हम इसके फॉर्मूला वगैरह याद करते हैं तब देखो होता क्या है।
समाकलन, ये जो इंटीग्रल है, सॉरी इंटीग्रल क्या है, तो हमारे पास हमारा काम क्या है। मान लो जैसे आपने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि इसमें है क्या ये चीज़, इंटीग्रल क्या चीज़ है। ये आपने पढ़ा है डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, है ना, अवकल संकारक या अवकलन करने का संकारक या ऑपरेटर है। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम जब कोई फंक्शन का इनपुट देते थे तो उसका एक आउटपुट आता था। ठीक है, आपने पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस में अवकलन में अवकलन कैसे निकालते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका अवकलन निकाला है ये, ठीक है। अब हम यदि इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, ठीक है, हमारे पास साइन एक्स का अवकलन है कोस एक्स, लेकिन मेरे को यदि कोई ये कह दे कि भाई एक फंक्शन है कोस एक्स, ये किसका अवकलन है, मतलब कि मैं किसका अवकलन करूं कि मेरे को कोस एक्स मिल जाए। अगर फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसका इजीली डिफरेंशिएशन करके या अवकलन करके निकाल सकते हो कि इसका अवकलन ये होगा। लेकिन मेरे को उल्टा कोई पूछ ले कि भाई कोस एक्स एक फंक्शन है, तो किसका अवकलन या किसका डिफरेंशिएशन करने पे मेरे को कोस एक्स मिला है, ये फंक्शन बताओ। ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, फाई एक्स, कोई भी नाम दे देते हैं। तो हमारा काम इंटीग्रल कैलकुलस में है इस फाई एक्स को ज्ञात करना। ठीक है, कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, मतलब इसको कैसे भी ऑपरेट करके हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अब यहाँ से एक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको कि कोई फंक्शन है फाई एक्स, जब आप इसका अवकलन करते हो या डिफरेंशिएशन करते हो तो एक हमें दूसरा फंक्शन मिलता है एफ एक्स। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम क्या है कि हमें पहले अवकलन में हमने पढ़ा था हमारे पास फाई एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन करके हम कोस एक्स निकाल रहे थे। अभी हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एफ एक्स है, लेकिन ये किसका डिफरेंशिएशन है, फाई एक्स का। ये डिफरेंशिएशन का साइन है, ये जो इसको डैश लगा रखा है ये वाला, प्राइम भी बोलते हैं, फाई एक्स, अलग अलग नाम है डिफरेंशिएशन अवकलन, याद रखो। तो फाई एक्स का अवकलन एफ एक्स होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें फाई एक्स फाइंड करना है कि एफ एक्स किसका अवकलन है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नाम बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, एफ एक्स। तो ये जो फाई एक्स है ना, इसके कुछ नाम होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, या फिर इसका डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, फाई एक्स, तो इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। हिंदी में प्रिमिटिव का मतलब होता है पूर्वक, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है प्रति अवकलज। क्यों, अवकलन और प्रति अवकलज, या हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है जी हाँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं समाकलन, कि एफ एक्स का समाकलन करो तो वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका अवकलन करने पे आपको एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, समाकलन, या फिर तीन नाम है इसके, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल, मतलब पूर्वक, प्रति अवकलज या फिर समाकलन। ठीक है, एक आपने नाम पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स से साइन एक्स, मतलब सॉरी, जब हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे कोस एक्स का, आपको पता है कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो जब ये उसमें जो भी प्रोसेस काम आएगी ना, प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी कोस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रल कहलाता है।
ठीक है। अब मैं आपको जैसे ये एक एग्जांपल दिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, तो कोस एक्स के लिए ये फंक्शन वापस फाइंड करना, तो वो होगा इंटीग्रल। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या है, साइन एक्स है। तो ये बेसिक्स था, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। मैं आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। देखो, कोई एक फंक्शन लेते हैं और उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपने अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, कैसे करते हैं कि जो कांस्टेंट है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी है। सी कोई कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा और सिर्फ फंक्शन डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर बच जाएगा, और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जो भी रूल हमें पता है। वैसा कर लिया, और सॉरी ये 4 है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, एकदम बेसिक, ये तो आपको पता होगी, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x3 आ गया। मतलब x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन क्या है, x³ है। तो x³ का प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल यानी समाकलन क्या होगा, तो x³ का समाकलन होगा x की पावर 4/4, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ, देखो +2। अब मैं करता हूँ इसका अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है कि दो फंक्शंस, उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम अलग अलग करके कर सकते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, और इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी ज्ञात किया है, x की पावर 3 + 0 बराबर x³। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, x³ का समाकलन क्या मिला, मतलब समाकलन क्या होता है कि इसके लिए वो फंक्शन ज्ञात करो जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाए। तो इसके लिए तो हमें दो फंक्शन मिल गए, x की पावर 4/4, x की पावर 4/4 + 2 भी मिल गया। क्यों, इन दोनों के डेरिवेटिव यही है, और इसको प्रोसेस को उल्टा करने पर x³ के लिए पीछे दो फंक्शन मिल रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, पाई लिख दूँ, कोई भी कांस्टेंट लिख दूँ, ठीक है, तो इन सभी के लिए भी x³ ही मिलेगा। मतलब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकाल रहे हो वो तो यूनिक होगा, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे, ठीक है, तो वो यूनिक नहीं मिल रहा। देखो नहीं मिल रहा ना, x³ का x की पावर 4/4 मिल रहा है, साथ में ये भी मिल रहा है कांस्टेंट वाले टर्म्स में, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, मतलब ये अभी बताया नहीं मैंने, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, प्रोसेस को। और x³ का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर 4/4, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये जो इसको पढ़ते हैं हम इंटीग्रल ऑफ f(x), ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये वेरिएबल x। तो जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे, ठीक है, या फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन तो करते हैं, इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो इसका मान लो इंटीग्रल क्या आ गया 5x, तो उसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं है। लेकिन हम आगे जैसे आपने पढ़ रखा है डेफिनाइट इंटीग्रल में, हम इंटीग्रल की लिमिट्स लगा के, जब हम इंटीग्रल की लिमिट लगाते हैं तो ये कांस्टेंट हट जाता है। और जब मैं आपको डेफिनेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्यों हट जाता है। हटता नहीं है, इन लिमिट की वजह से हट जाता है। कैसे हट जाता है वो डेफिनेट इंटीग्रल में देखेंगे। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं ना, तब वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो रहता वही है, ठीक है। तो ये हमेशा यहीं रहता है, इनडेफिनेट में भी डेफिनेट में भी। लेकिन जब निश्चित समाकलन में लिमिट लगाई जाती है, लिमिट की वैल्यूज पुट की जाती है, तब जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तब वो कैंसिल आउट हो जाता है। नहीं करते, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलो मैं यहीं बता देता हूँ आपको, बेसिक्स तो पता ही है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर की सीमा रख लो माइनस, नीचे की लिमिट रख लो, ये तो करते हैं।
ब्रैकेट खोल दो, 5x प्लस सी माइनस 5a माइनस सी। तो अब ये माइनस प्लस ये कट जाता है, प्लस ये माइनस सी से कट जाता है, सॉरी ये b है। और हम क्या करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जब करते हैं ना तब c लिखते ही नहीं है, क्यों, बाद में कट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि c आता ही नहीं है, c ऑलवेज वहीं रहता है। क्यों, ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है ना, ये कांस्टेंट कभी हट नहीं सकता। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्यों हट जाता है, इस कारण से हट जाता है। बाकी c हमेशा कांस्टेंट जो टर्म है वो इंटीग्रल फाइंड करने के बाद हमेशा रहती है, जब तक रहती है जब तक आप उसमें लिमिट पुट करके उसको सोल्व नहीं करते। ठीक है, जैसे सोल्व करते हैं तो वो उससे खुद से कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था। अब वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इंटीग्रल में दो पार्ट्स पढ़ेंगे। कौन सा, इनडेफिनाइट। एकदम इजी वे में कहूँ तो इनडेफिनाइट वो जिसमें लिमिट फिक्स्ड ना हो, और डेफिनाइट वो यानी निश्चित समाकलन वो जिसके अंदर समाकलन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। और हमें इतने से ही मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते। ठीक है, कि किसने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, वो हमारे काम का तो है नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए काफ़ी सारे। अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ। देखो, ये मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रल क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो, जिसका अवकलन एफ एक्स हो, तो वो क्या कहलाता है, इसका इंटीग्रल कहलाता है। अब यहाँ पर इन सब के नाम हैं, क्या है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा है ना एफ एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, या हिंदी में बोलते हैं समाकल्य। ये जो x है ये वेरिएबल है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, ये है वेरिएबल यानी चर राशि। ठीक है, ये है इंटीग्रल का साइन, मतलब समाकलन का चिन्ह है ये। ठीक है, और dx ये क्या है, ये है एलिमेंट है। ठीक है, किसका एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो इंटीग्रेशन करना है ना उसका एलिमेंट है, या आप इसको डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये इतने सारे नाम हैं। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक्स थे। अब हम इसके पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला, जो अभी मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया, कुछ फंडामेंटल, तो हम इसके कुछ फंडामेंटल पढ़ते हैं, बस कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इसके। ठीक है, अब इसका फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है इसमें, सबसे पहले क्या, कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पर हमें एक फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल होगा, और जब हम इस एफ एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। ठीक है, और पीछे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था वो एक बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पे x माइनस वन नहीं होता। ठीक है, मतलब ये बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे आपको एफ एक्स मिला है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलना चाहिए, ये मतलब ये इस टर्म के इक्वल होना चाहिए। मतलब x रेज टू पावर n का इंटीग्रल फिर क्या हो गया, x रेज टू पावर n प्लस वन, और जो n प्लस वन पावर हुई है वो ही डिवाइड में n प्लस वन। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल फॉर्मूलाज थे इसके जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी हम एक दो और देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, उसमें देखते हैं साथ में कुछ चीज़ें बच गई है जो, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हैं।
ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो एक फंक्शन मिलता है, इसका इंटीग्रल करते हो तो वापस वो फंक्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ मिल गया। लेकिन जब मेरे को ये फंक्शन मिला, मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूँ, है ना, तो दोबारा डेरिवेटिव करने से क्या होगा, देखो मैं डेरिवेटिव करता हूँ किसका, इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स। ये किसके बराबर है, ये खुद ये बराबर है फाइव एक्स के। देखो ये किसके बराबर है, फाइव एक्स के। और फाइव एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यदि आप किसी इंटीग्रेशन को किसी इंटीग्रल को दोबारा डेरिवेटिव कर देते हो तो ये अंदर वाला फंक्शन आ जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। हमने किया है, हम क्या करते हैं कि कोई इंटीग्रेशन किया होता है उसको वापस डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस साइन से इस साइन को काट देते हैं, वो फंक्शन लिख देते हैं। लेकिन वो लिखते कैसे हैं, वो ऐसे लिखते हैं, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये इसके बराबर होगा, और 5x का जब डेरिवेटिव आ जाएगा तो वो fx के बराबर होगा डेफिनेशन से। तो ये कहाँ से लिखा मैंने, डेफिनेशन से। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था। अब आपको कुछ इंटीग्रल के स्टैंडर्ड, ये इंटीग्रल के स्टैंडर्ड रिजल्ट चल रहे हैं, तो वैसे आपने पढ़ रखे होंगे कि डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा होगा कि कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर चला जाता है। सेम यहाँ पे है, कांस्टेंट इंटीग्रल साइन से भी बाहर चला जाता है, या इंटीग्रल ऑपरेटर से बाहर चला जाता है। और जो फंक्शन है, देखो अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो x के फंक्शन ही अंदर रहेंगे, बाकी सारे बाहर ही चले जाएंगे, क्योंकि वो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। तीन नंबर देखते हैं। दो फंक्शंस हैं जिनको जोड़ के इंटीग्रेशन कर लो, या फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ दो, तो उनकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट वाला और एक ही जोड़ वाला। अब हम इनको जनरल कर देते हैं कि मान लो n फंक्शंस हैं और n ही कांस्टेंट है, n फंक्शंस हैं और n ही कांस्टेंट है, इस पूरे का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, सबको जैसे इस थ्योरम से या इस फॉर्मूले से कि दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिख सकते हैं, तो सभी को अलग अलग लिख लेंगे। और लास्ट वाले जो 2 नंबर फॉर्मूला था उसमें क्या था कि कांस्टेंट बाहर चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि यदि एक से ज़्यादा फंक्शन एडिशन के अंदर, जोड़ के अंदर आ गए अंदर, तो हम उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, और यदि उनके साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, और सिर्फ वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है तो उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल आपके पास थे फॉर्मूला या रिजल्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे इंटीग्रेशन पे। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन निकाल पाएँ, निकाल तो देंगे एफ का, लेकिन निकालेंगे कैसे, हमें उसके लिए सारे स्टैंडर्ड फार्मूला, मतलब जो बेसिक फार्मूला है ना, वो याद होने चाहिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको लिखा दिया, तो अभी हम लिखेंगे बेसिक फार्मूलाज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको साथ में डिफ्रेंशिएशन भी बताता हूँ और वहाँ से हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखो ये तो अभी मैंने आपको करके दिखाया, इसका तो एग्जाम्पल ही बता दिया। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन कभी -1 नहीं होता। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन, ये एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमेशा रखना है, वही एन कभी -1 नहीं होता। सेकेंड फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है ना वही बता रहा हूँ, log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है या अवकलन क्या होता है, 1/x। ठीक है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस c। इसीलिए यहाँ पे n -1 नहीं लेते, क्यों, n -1 लोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो log x होता है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले से उसको सोल्व नहीं करते, क्योंकि उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये आपको सारे फॉर्मूले लिख लो, को याद होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है e रेज टू पावर x पे डिफरेंशियल ऑपरेटर कोई इफेक्ट नहीं डालता, आउटपुट e की पावर x ही निकलता है। सेम ही यहाँ होगा, तो उसका इंटीग्रेशन भी वापस वही हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रल। तो जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रल भी e की पावर x निकल के आएगा। तो x रेज टू पावर n का इंटीग्रल x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/x का इंटीग्रल log x प्लस c, कॉन्स्टेंट लगाना ही है, e रेज टू पावर x का इंटीग्रल e रेज टू पावर x प्लस c। ठीक है, 3 फॉर्मूला हो गए। अभी हम लिखते हैं 4 नंबर। ठीक है, कुछ है जो आसानी से याद रह जाते हैं, जो मैंने अभी लिखा है वो आपको याद होंगे, लेकिन ये देखो, जैसे ये देखो, ये क्या है, a की पावर x अपॉन log a, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x, जहां पर a होता है ग्रेटर देन 0। a क्या है, a है log के अंदर जो वैल्यू पुट होती है, ठीक है, जो इनपुट देते हैं log के अंदर वो पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि log x का ग्राफ कैसे होता है, log हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, नेगेटिव वैल्यूज तो लेता नहीं है, इसलिए a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a कभी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर log 1 यहाँ पे अगर आपने a1 रख दिया तो log 1 0 हो जाएगा, तो a रेज टू पावर x अपॉन 0, तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो अंदर हम यहाँ पे 1 नहीं रखें। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो log के अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, और वो 1 नहीं होनी चाहिए। log x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, और log x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखता है, log x का डोमेन होता है 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 भी नहीं रहता, क्योंकि 0 पे -∞ चला जाता है। तो इसका जो इंटीग्रल है a रेज टू पावर x का इंटीग्रल होगा a रेज टू पावर x अपॉन log a बेस e प्लस कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, 6 हो गए, 7 10 एक्स। 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 10 एक्स प्लस सी, 8 नंबर। ठीक है, 10 हो गया, फिर लिख लो माइनस ऑफ कोट एक्स, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोसेक स्क्वायर एक्स,
क्योंकि माइनस तो बाहर आ जाएगा। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। ये आपको याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, वैसे रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। तो सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर माइनस ऑफ कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक एक्स, माइनस बाहर आ गया। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस ऑफ कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स इंटीग्रेशन, और कोसेक एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, कितने हो गए 10। ठीक है, 15-20 हैं ये। तो ये तो स्टैंडर्ड वाले लिखा रहा हूँ जो आपको याद रखने ही है, इनके बिना क्वेश्चन होंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी एक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स का, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इससे पहले जो बताया था, लॉग एक्स का होता है 1/x। तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/sin x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले लॉग एक्स का कर दिया चैन रूल से, फिर अंदर वाले का कर दिया साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या हो गया ऊपर कोस एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया कोट एक्स। तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कोट एक्स, और कोट एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया log ऑफ sin x प्लस सी। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मोड लगाना है। मोड क्यों, यही बात, ये साइन कभी log कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता है, मतलब उसमें हम कभी नेगेटिव वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, जबकि साइन तो नेगेटिव भी चलता है, प्लस माइनस 1 के बीच में चलता है। तो यहाँ पे मोड लगाना जरूरी है कि यदि साइन की नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको भी ये मोड पॉजिटिव कर दे। ठीक है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, मोड के साथ। ये मोड आपको लगाना है, मोड नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कितने हो गए 11। ये बेसिक्स हैं, बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने ही है। ये आप याद रख लो, लिख लो, एक बार याद कर लो, और फिर इन पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। माइनस ऑफ log cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो माइनस बाहर, log cos x का 1/cos x, और cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x। डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, sin अपॉन cos क्या हो गया tan x। तो अब हमें यहाँ से मिला क्या कि tan x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ log cos x प्लस सी। ठीक है, मोड के साथ। एक चीज और कर सकते हैं, आपको पता है कि log के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो अंदर पावर में चला जाता है, तो log ऑफ cos x की पावर -1, ये मोड तो लगा हुआ ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 1/cos x, मोड लगा हुआ ही है, तो log 1/cos x क्या होता है sec x। तो tan x का इंटीग्रल क्या होता है, आप लिख सकते हो log sec x, एक तो होता है ये और एक होता है ये, दो इंटीग्रल होते हैं tan x के। log sec x कहीं आपको ये लिखा आएगा, कहीं माइनस ऑफ log cos x, मोड यहाँ पे लगाएंगे मोड। sec x की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है, होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा होती है, तो इसलिए लगा दिया मोड। अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी मोड लगा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि लोग नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं, अगर बाई चांस नेगेटिव हो गई तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो अब 13 नंबर है, वो देखो। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन साथ में इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप ये फॉर्मूला याद हो जाए सर।
ठीक है, सॉरी ये मोड है, ठीक है। बाकी हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, ठीक है। कई बार हम मोड भूल जाते हैं, लेकिन हम मोड साइन के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sec x प्लस 10x। फिर sec x प्लस 10x का करेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x मल्टीप्लाई 10x प्लस 10x का क्या होता है, टेन स्क्वायर, सॉरी 10x का होता है sec स्क्वायर x। sec x कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बच गया 10x प्लस sec x अपॉन नीचे है sec x प्लस 10x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया sec x। तो log sec x प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, sec x। तो sec x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x प्लस 10x। ये आप खुद से भी निकाल के देखना, ठीक है। तो ये क्या होंगे, फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको, 14 नंबर, ठीक है। अब आगे वाले आपको खुद निकाल के देखने, मैंने आपको एक दो निकाल के दिखा दिए, ठीक है। आप खुद निकालोगे ना तो याद हो जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन log cosec x माइनस कोट x, इसका डिफरेंशिएशन होता है cosec ऑफ x। तो cosec ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस ऑफ कोट x प्लस c। अब देखो sec x का क्या हुआ, sec x प्लस 10x log में, cosec x का क्या हुआ, log ऑफ cosec x माइनस कोट x। तो ये प्लस माइनस वाला है ना, ये इन दो के साथ ही आता है, क्यों, 10 के साथ तो log sec x माइनस log cos x आया, कोट के साथ log sin x आया था, या फिर हम वो जो log sin x था ना उसको log, हाँ उसको नहीं कर सकते, उसके आगे माइनस नहीं, अगर उसके आगे माइनस होता तो छोड़ो, तो इसको 10x को log sec x लिख सकते हैं, कोट x का क्या होता है log sin x होता है, sin x का माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है। लेकिन जब हम sec x और cosec x का करते हैं तब ये प्लस माइनस वाली टर्म आती है। तो sec x का क्या है, कैसे याद रखोगे, पहले इसको लिख लो फिर प्लस लगा के 10x लिख लो। cosec x का है तो log के साथ पहले इसको लिख लो फिर माइनस लगा के cot x लिख लो, ठीक है। कितने हो गए, 15 नंबर, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन a, इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, याद है, नहीं है तो कर लो, 1/a² माइनस x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 16 नंबर कोस इनवर्स x अपॉन a, इसका होता है सेम ही होता है, बस एक माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई, तो वही माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई में लगा के इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स किसके होते हैं, 1/√, ये ध्यान रखना, अंडर रूट ध्यान में रखना। आगे और फॉर्मूला आएंगे जहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, a² माइनस x² होगा, वो 1/2a वाला लॉग वाला। लेकिन जहाँ पे अंडर रूट आ जाए ना a² माइनस x² में, वहाँ पे साइन इनवर्स होगा, और ऊपर माइनस हो तो कोस इनवर्स। इनके देखो लगभग लगभग सेम से ही हैं। 10 वाले देखो, कितने नंबर हो गए, 16। अब हम लिखेंगे 17 नंबर। साइन और कोस एक साथ रहेंगे, टेन कोट सेक और कोसेक ये एक साथ रहेंगे। अब एक साथ कैसे रहेंगे, इनमें साथ में 1/a और आएगा, इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1/a² प्लस x²। तो यहाँ से हमें मिला है कि 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 17 18
डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी 1 अपॉन है, कोट इनवर्स एक्स अपॉन है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो सेम ही है, tan के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है +1 है और यहाँ पे क्या होगा साथ में -1। तो इंटीग्रेशन में भी सेम ही होगा, पूरा सेम होता है 1/a, बस tan इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा कोट इनवर्स x/a। ये 19 नंबर 1/a, देखो ये 1/a है ना, साइन वाले में नहीं था, कोस वाले में नहीं था, लेकिन tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स जब हम इनके डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना तब 1/a साथ में रहता है, और इंटीग्रेशन वाले में भी 1/a साथ में रहता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/x √(x² - a²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² - a² का 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, 19 और ये 20। ये भी सेक इनवर्स की तरह होगा, बस बाहर माइनस लग जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूलाज तो आपको याद होने ही चाहिए, तो एकदम बेसिक वाले हैं, ठीक है। 2 बार लिखो, याद करो, मम्मी को सुनाओ, भैया को सुनाओ, कैसे ही करो, लिख के देखो। और बेस्ट तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन निकालो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन निकालोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये 20 तो है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी, बेसिक फार्मूला बता दिए, आप इनको लिख लो, याद कर लो, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, फिर हम आगे इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते इनकी हेल्प से, ठीक है। अगर ये फार्मूला याद है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो थैंक यू, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे वाले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।